Sham, so continuing with our video series जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिडन जेम्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये वीडियो डेडिकेटेड है टू द लास्ट चैप्टर दैट इज कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ना यूजुअली बच्चे इस चैप्टर से घबराते हैं मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो इस चैप्टर में डेटा बहुत ज़्यादा है और कई जगहों पे लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में नहीं आती। बट आई विल टेल यू कि आपको कौन सा डेटा लर्न करना है, देन दिस चैप्टर वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो सिंपली आपको पता ही है इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट नेशंस इन 1947। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी 14th अगस्त को, मतलब पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, और 15th अगस्त फॉर इंडिया। Then People's Republic of China was established in the year 1949. तो ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम हमने अपना डेवलपमेंट पाथ शुरू किया था, इसीलिए हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। देन पहला 5 ईयर प्लान बना था इंडिया में 1951 में, आपको पता ही है। इट कवर्ड द पीरियड फ्रॉम 1951 टू 56, यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स इंडिया में आए थे। बट जैसा कि आपको पता है प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो चुकी है, तो फॉर्मल 5 ईयर प्लान अब इंडिया में नहीं बनाए जाते। जो लास्ट था वो था 12th 5 ईयर प्लान कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 2012 टू 2017। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। हाँ, डिफेंस के लिए अभी भी 5 ईयर प्लान हमारी कंट्री में बनाए जाते हैं। पाकिस्तान का पहला 5 ईयर प्लान, जिसे अब हम मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं, वो आया था 1956 में। यानी आप ऐसे याद रख सकते हो कि इंडिया का जब खत्म हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तब पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। Since 2018, Pakistan is working on the basis of 12th 5 year development plan covering the period from 2018 to 2023, यानी कि अभी पाकिस्तान में 12th 5 year plan चल रहा है। चाइना ने अनाउंस किया था फर्स्ट 5 year plan 1953 में, और चाइना अभी वर्क कर रहा है अपने 14th 5 year plan के ऊपर। 2021 से 2025 का पीरियड ये कवर कर रहा है। Then GLF, very very important, 1958 में ये आया था। It aimed at industrializing the country on a massive scale. माओ ज़ेडोंग की लीडरशिप के अंडर कम्यून सिस्टम्स इसमें बनाए गए, जहाँ पे पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स, और अराउंड 26,000 कम्यून्स क्रिएट किए गए कवरिंग द एंटायर फार्म पॉपुलेशन। बट GLF सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बहुत सारे रीजंस थे। एक तो बहुत सारा वायलेंस हुआ इस कैंपेन के थ्रू आउट। Also, a severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. और कहते हैं कि ये तो सिर्फ ऑफिशियल डेटा, एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। फिर 1965 में माओ ज़ेडोंग ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जो चला था 10 सालों के लिए, 1966 से 1976। 1976 में माओ ज़ेडोंग की डेथ हो गई थी, तो ये यहीं तक चला था। Great Proletarian Cultural Revolution के under the professionals and students were sent to countryside to work and learn from there. Okay, ये भी important है। इंडिया में रिफॉर्म्स आए थे 91 में, हमारा पूरा चैप्टर भी है, ये तो हमें पता ही है। चाइना में 1978 और सक्सेसफुल भी रहे थे रिफॉर्म्स, और पाकिस्तान में 1988। तो आप कह सकते हो कि इंडिया में सबसे लेट आए थे रिफॉर्म्स, बट 5 ईयर प्लान सबसे पहले इंडिया में आ गए थे। इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको लर्न करनी है। ओके, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन पाकिस्तान 1970s में। वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी चाइना में लेट 1970 से ये स्टार्ट हो गई थी। बट इसके इम्प्लीकेशन क्या थे कि एल्डरली लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई थी, सो इसलिए चाइना ने ये पॉलिसी खत्म कर दी। नाउ कपल्स आर अलाउड टू हैव 2 चिल्ड्रन, तो ये पॉलिसी खत्म हुई in 2015. Again important है इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यूरोपियन यूनियन, एशियन, G8, G20, ब्रिक्स। G20 स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है G20 का समिट हो रहा है इंडिया में, जो कि पहली बार इंडिया में हो रहा है और पहली बार किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में हो रहा है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसमें आप क्या याद रखिए, एक तो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स क्यों बनाई जाती हैं। वन रीजन इज टू स्ट्रेंथन द ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट पाथ ऑफ अदर कंट्रीज एंड नेबर्स, टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। देन इसमें आप फुल फॉर्म से याद रख लें। ये जरूर याद रखें कि इंडिया किसका पार्ट है, किसका पार्ट नहीं है। इसके लिए आप ग्लॉसरी में देखें, जैसे एशियन
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका पार्ट इंडिया नहीं है। G20 का तो ऑफ कोर्स इंडिया पार्ट है, आपको पता है ये समिट हो रहा है इंडिया में। सो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस, इवन यूरोपियन यूनियन, तो ये सब इसका पार्ट है, मतलब इंडिया इसका पार्ट है। G8 इसका पार्ट इंडिया नहीं है। It consists of Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, Northern Ireland, US, Russian Federation. तो G8 का पार्ट भी इंडिया नहीं है। और ब्रिक्स का पार्ट तो इंडिया है ही, उसके तो नाम में ही इंडिया आ रहा है। ऑलराइट, देन इस पूरे चैप्टर में एक डेटा जो मैं आपको कहूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप लर्न कर लें, दैट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स 2017-18 के, जो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी में गिवन है। वैसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये भी वो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे, बट स्टिल आई रेकमेंड कि आप ये वाले कोशिश करो लर्न करने की, क्योंकि अगर कोई 6 मार्क का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स और कंपेयर द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ दीज कंट्रीज, तो इट विल हेल्प यू। तो ये इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, एक दो बार अगर आप इसे रीड करोगे और फिर बुक बंद करके खुद से लिखोगे तो यू विल बी एबल टू डू इट। वैसे इसमें जो मेन ट्रेंड्स हैं वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, आउट ऑफ एवरी 6 पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड 1 इज एन इंडियन एंड अनदर अ चाइनीज। देन एनुअल ग्रोथ की रेट में पाकिस्तान सबसे आगे है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वहां पे सबसे ज्यादा है। डेंसिटी मतलब भीड़ भाड़ कहाँ पे ज्यादा है, पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट। सेक्स रेशो सबसे ज्यादा खराब है इंडिया में, 924 मेल्स पर 1000 फीमेल, सबसे ज्यादा स्क्यूड है। वैसे तो तीनों ही कंट्रीज में सेक्स रेशो ज्यादा अच्छी नहीं है, इससे पता लगता है मेल प्रेफरेंस है तीनों कंट्रीज में, बट थिंग्स आर चेंजिंग। फर्टिलिटी रेट, so it refers to the number of children born by a woman in her reproductive years. तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, मतलब a woman gives birth to on an average 3.6 children, ये क्योंकि एवरेज है इसलिए पॉइंट्स में है। ओके, अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा चाइना में है, सबसे ज्यादा परसेंटेज लोग वहां पे अर्बन एरियाज में रहते हैं, और सबसे कम कहाँ पे है ये, इंडिया में। तो ये ट्रेंड तो आपको पक्का ही पता होना चाहिए, बट आई वुड रेकमेंड कि इसकी फिगर्स आप लर्न कर लें। ओके, अनदर टॉपिक जिसमें ट्रेंड गिवन है, टेबल गिवन है, विच इज इंपॉर्टेंट, डेटा लर्न नहीं करना बट ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, दैट इज एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी in all the 3 countries covering the period from 1980 to 2017, और उसका जो एनालिसिस है उसमें हम ये पढ़ते हैं that China was able to maintain a growth rate of 10.3%, डबल डिजिट ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1980 to 1990, जब बाकी कंट्रीज को, इवन डेवलप्ड कंट्रीज को भी 5% का ग्रोथ रेट मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा था, उस वक्त चाइना का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में था। और आपको पता है ये बात, पाकिस्तान की आज तो सिचुएशन हम सब जानते हैं, बहुत सारे क्राइसिस है वहां पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बट 1980s में पाकिस्तान was ahead of India. So in 1980s India had a growth rate of 5.7% and Pakistan 6.3% during this period 80 to 90. ये लर्न कर लीजिए, पूरा टेबल लर्न करने को नहीं कह रही हूँ, कुछ स्पेसिफिक फिगर्स ही कह रही हूँ। Another table which is there in the chapter, important है टेबल, again ट्रेंड आपको लर्न करना है, ट्रेंड्स इन आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर्स 1980 to 2018। यहाँ पे हम देखते हैं चाइना's growth is mainly contributed by the manufacturing and service sectors, India's growth by the service sector, और इस पीरियड में पाकिस्तान has shown the acceleration in all the 3 sectors। तो ये ट्रेंड में एक पॉइंट है। Another important point, in both India and Pakistan, service sector is emerging as a major player of development. It contributes more to GDP and at the same time emerges as a prospective employer. मतलब बहुत सारे लोगों को employment भी देता है ये sector. Pakistan was faster in shifting its workforce to service sector than India and China. जैसे कि normally होता है, like a country develops और grows, तो वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, फिर धीरे धीरे शिफ्ट होती है सर्विस सेक्टर पे। ऐसा ही चाइना में हुआ, एज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चाइना शिफ्टेड इट्स एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग देन टू सर्विसेज, बट इंडिया में कुछ पिक्यूलियर हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था ये।
इंडिया में एग्रीकल्चर से शिफ्ट हुआ सीधा सर्विस सेक्टर पे. So as against China, India has shifted directly to service sector from primary sector. And it is the service sector that contributes the highest to GDP in Pakistan also. और पाकिस्तान में भी यही हुआ. The shift is directly towards the service sector. Another table which is given in the book important है sectoral share of employment and GDP. Agriculture, industry, service में तीनों कंट्रीज का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स. उसमें हम ये पॉइंट पढ़ते हैं एज एन एनालिसिस. इन चाइना द एरिया सूटेबल फॉर कल्टिवेशन इज ओनली 10% ऑफ टोटल लैंड एरिया ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. The total cultivable area in China accounts for 40% of the cultivable area in India. So until 1980s, more than 80% people in China were dependent on farming as the main and only source of livelihood. तो आप कह सकते हो कि चाइना में जो हम आज इतनी प्रोग्रेस देख रहे हैं वो एक्चुअली 1980s के बाद ही हुई. 1980s तक तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी थी. आप कह सकते हो कि रिफॉर्म्स जब आए 1978 में वो कंट्री को बहुत आगे ले गए. और 1980s से 1990s का पीरियड इंडिया के लिए बहुत ही खराब था. आपको पता भी है जिसकी वजह से रिफॉर्म्स लाने पड़े. नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम पढ़ते हैं हाई फिस्कल डेफिसिट, एडवर्स बीओपी, इन्फ्लेशन बहुत थी, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो ये आप एनालाइज करें कि 1980s के बाद चाइना का अच्छा समय शुरू हो गया. पाकिस्तान के लिए 1980s टू 1990s का समय अच्छा था और इंडिया के लिए 1980s टू 1990s का समय अच्छा नहीं था. ऑलराइट, फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है HDI वाले टॉपिक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. इससे ये पता लगता है एक कंट्री के जो लोग हैं वो कितने खुशहाल है, वो कितने खुश है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है. तो HDI की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में डिफर करती है और जितना 1 के पास है उतना अच्छा है. इस टॉपिक में बच्चे पूछते हैं कि मैम सारा डेटा लर्न करना है, तो द आंसर इज नो. सारा डेटा लर्न करना वैसे भी बहुत ही मुश्किल है, मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगी. तो फिर भी 4 to 5 मैंने चीजें लिखी हैं जो आप लर्न कर लीजिए, बाकी बस ट्रेंड पे ध्यान दीजिए. तो ये आप लर्न कर लीजिए, दिस इज व्हाट आई रेकमेंड. तो इंडिया की जो वैल्यू है HDI की आप 2 डेसिमल तक भी कर सकते हो, 0.645, चाइना 0.761 एंड पाकिस्तान 0.557. यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में चाइना सबसे आगे है. रैंक इंडिया का है 130, चाइना 87 और पाकिस्तान 154. रैंक तो आपको पता है जितना कम होगा उतना अच्छा है, तो इसमें चाइना सबसे आगे है आउट ऑफ द 3 कंट्रीज. लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी चाइना सबसे आगे है. इन्फेंट मोर्टैलिटी जितना कम होगा उतना अच्छा है, इसमें चाइना सबसे आगे है. मेटर्नल मोर्टैलिटी क्या होता है, विमेन हु डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वाइल गिविंग बर्थ, ये भी जितना कम हो उतना अच्छा है, सबसे कम है चाइना में. सो आई वुड रेकमेंड कि ये डेटा आप लर्न कर लीजिए, बाकी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है. सो ओवरऑल ट्रेंड यही है कि चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. ऑलराइट देन, लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये भी पढ़ के जाएंगे. देखिए वो कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में ना कुछ चीजें हमने इंक्लूड नहीं की जो इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर को समझने के लिए. जैसे उस कंट्री में जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है, उस कंट्री में लॉज कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हैं, उस कंट्री में राइट्स ऑफ सिटीजन्स को कितनी प्रोटेक्शन मिलती है. ये सब चीजें भी जरूरी है जब हम ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ देख रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इन चीजों को हम HDI में इंक्लूड करते ही नहीं, इसलिए HDI की जो यूजफुलनेस है वो लिमिटेड हो गई है. फिर वो कह रहे हैं हमें इस चीज पे भी काम करना चाहिए, अभी कुछ और इंडिकेटर्स ऐड करने चाहिए, जिसमें से एक हमने ऐड किया भी है, विच इज the extent of democratic participation in social and political decision making, जिससे हम देखते हैं कि कंट्री में लोगों को कितना पार्टिसिपेशन फील होता है सोशल और पॉलिटिकल सेंस में. इसे हमने इंक्लूड किया भी है विच इज वन ऑफ द लिबर्टी इंडिकेटर्स, बट इसे अभी भी इनफ इंपॉर्टेंस नहीं मिलती. देन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन चाइना, जिसमें हम देखते हैं कि चाइना जो आज इतनी तेजी से ग्रो करता हुआ हम देख रहे हैं, इसके क्या रीजंस आप बता सकते हैं. सो आई टोल्ड यू माओ ज़ेडुंग की डेथ हुई थी 1976 में, और जब न्यू लीडरशिप आई थी तो उन्हें डिससैटिस्फाइड फील हो रहा था विद द पेस ऑफ ग्रोथ.
उन्हें लगा कि माओइस्ट विजन डिड नॉट वर्क फॉर द कंट्री, तो 1978 में वो रिफॉर्म्स लेकर आए। पहली बात तो जो रिफॉर्म्स वो लेकर आए वो फेजेस में लाए। पहले उन्हें स्मॉल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया, फिर मैसिव स्केल पे इम्प्लीमेंट किया, जो कि एक अच्छी बात थी। अनदर गुड थिंग वाज कि रिफॉर्म्स लाने से पहले ही जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज थी ना, वो तो गांव-गांव तक पहुंच चुकी थी। और एग्रीकल्चर में भी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को, पुअर फार्मर्स को लैंड दिया, ओनरशिप अपने पास ही रखी, लैंड दे दिया, उन्हें कहा कि इस पे कल्टीवेशन करो, जो भी आउटपुट होगी उसे बेच के जो पैसे आएंगे हमें टैक्सेस दे देना, बाकी तुम रख लेना। इससे बहुत सारे फार्मर्स के बीच में आई प्रोस्पेरिटी, सो इट ब्रॉट प्रोस्पेरिटी टू अ वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। And another important topic is development strategies in Pakistan, जिसमें actually एक सब topic है which is more important, reasons for slow down of growth and re-emergence of poverty। अगर मैं ये reasons की बात करूँ तो ये 3 है जो आपको learn करने हैं पाकिस्तान में reasons for slow down। So one is the non-institutionalized agricultural growth. When there was a good harvest, economy showed positive trends. When there was a bad harvest, economy showed negative trends. This is one. Another was कि जो भी पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आती थी उसका मेन सोर्स था रेमिटेंसेस फ्रॉम द पाकिस्तानी वर्कर्स वर्किंग इन द मिडल ईस्ट। तो किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज अगर एक्सपोर्ट से आती है, सस्टेनेबल एक्सपोर्ट से, वो बेस्ट है। अगर सिर्फ रेमिटेंसेस की फॉर्म में फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, that is not sustainable. Another point, Pakistan depended heavily on foreign loans. बाकी मैंने आपको बताया 1980s का पीरियड पाकिस्तान के लिए अच्छा था, बट उसके बाद चीजें खराब ही होती गई। And then this point, in 1970s and 80s there was a shift in policy orientation of Pakistan when major thrust areas were denationalization and encouragement to private sector. Encouragement to private sector. So अगर मुझे आपको ओवरव्यू देना हो इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये चैप्टर ना काफी लॉन्ग हो जाता है बच्चों के लिए और बीच में वो खो ही जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सो आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स की बात की हुई है, फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना। इसके पॉइंट्स आप देखेंगे, इसमें रिफॉर्म्स की भी बातें हैं, बट उससे भी पहले जीएलएफ और ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रेवोल्यूशन, देन डेवलपमेंट पाथ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें बातें हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, ग्रीन रेवोल्यूशन की, नेशनलाइजेशन की और फिर लेटर ऑन डी नेशनलाइजेशन की। उसके बाद डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कंपैरिजन हो गया तीनों कंट्रीज का। फिर एक ट्रेंड है एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, आपको फिगर्स नहीं लर्न करनी वर्ड टू वर्ड। जीडीपी covering the period from 1980 to 2017. After this, sectoral share of employment and GDP. Again, trend आपको पता होना चाहिए। 2018 to 19 का latest data. Then trends in output growth in different sectors in different countries, covering the period from 1980 to 2018. उसके बाद HDI और उसी में लिबर्टी इंडिकेटर्स, उसके बाद डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना, उसके बाद डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंडर हम वो भी पढ़ते हैं रीजंस फॉर स्लो डाउन एंड री-एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी। आफ्टर दैट जो कंक्लूजन गिवन है एनसीईआरटी में उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस इन इंडिया, इन चाइना, इन पाकिस्तान, एंड दैट्स इट। बीच में एक और चीज है कि पाकिस्तान और इंडिया ने
सिमिलर स्ट्रैटेजीज यूज की, तो उसके कुछ पॉइंट्स आप देख कर जाएं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, सेम टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली। राइट चैम्प्स, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से आप एग्जाम दीजिए एंड यू हैव वर्कड रियली रियली हार्ड, सो योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ। और फिर आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। सो मिलते हैं अब बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी के लिए।